देखो हम आज सारे डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो डेरिवेशन है तुम्हारी चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जैसे एक माइनस क्यू चार्ज हो गया और एक क्यू चार्ज हो गया। अगर मैंने इसको 12 डिस्टेंस पे रखा, ये 12 लिखा हुआ है पर एक्चुअली 12 ना बहुत छोटी लेंथ होती है, ठीक है। और जो इसका मिड पॉइंट है वहां से ये एल होगा और यहाँ ये क्या होगा? एल। तो डाइपोल जो है वो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। और डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट पी जो है वो क्या है? चार्ज क्यू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्यू इनटू 12। ये डाइपोल मोमेंट होता है और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है? नेगेटिव टू। बस इतना पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अब जो डेरिवेशन आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट होता है कि इसी के एक्सिस पे, और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। ये तो मेरे ख्याल से सबको डेरिवेशन रटी हुई होगी, ये तो ऑलमोस्ट सभी टेस्ट में सही करते हैं, है ना। तो इसको याद करने का तरीका क्या? अब देखो डेरिवेशन को भी याद करने का तरीका बता देता हूँ। डेरिवेशन को ना ऐसे याद नहीं करा जाता कि 9 to 9 तुम सब याद कर लो, उसके स्टेप्स याद रखो बस। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसके एक्सिस पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस है एल, ये डिस्टेंस भी है एल, और मुझे निकालना कहाँ पर है? मुझे निकालना है एट अ डिस्टेंस आर। सबसे पहले ये बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा? आर माइनस एल। और ये डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से? आर प्लस एल, ठीक है। यहाँ से आर माइनस एल होगा, ये दूसरा आर प्लस एल होगा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है? अब तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालना है ई नेट। बस इतना ध्यान रखो कि इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितना होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉइंट पे ई नेट जो होगा, ई नेट होगा वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये पहला कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू तो है, क्यू जो है वो क्या होगा? ये होगा के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्यू जैसे क्या होगा? इट विल बी के माइनस क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? इस क्यू से डिस्टेंस क्या है? आर माइनस एल, और उस माइनस क्यू से डिस्टेंस क्या है? इस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड होगी ई ड्यू टू क्यू, और उसकी वजह से कितनी होगी? ई ड्यू टू माइनस क्यू। दोनों माइनस ही होगा, एक प्लस आई कैप होगा और एक यहां से माइनस हटा देता हूँ, सीधा वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है। अब देखो, अब द थिंग इज कि अगर तुम्हारा यहाँ तक क्लियर है तो ये फिजिक्स है, इसके आगे जो भी सॉल्व होगा वो मैथ्स होगी। तो पहला स्टेप तुम्हें ये निकालना आना चाहिए, है ना। मतलब पहले ये बताना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। तुम्हें डायग्राम अच्छे से प्लॉट करना आता है और तुम्हें तीसरा स्टेप ये लिखना अच्छे से आता है, तो फिर पूरी डेरिवेशन हो जाएगी अगर तुम्हारी मैथ्स ठीक है। अब इसके आगे जो भी सॉल्व करो प्रॉपर मैथ्स है। तुम देखो यहाँ पर क्या करोगे? इट इज के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का आई कैप। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर के क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर आई कैप माइनस यहाँ पर, अच्छा आई कैप भी कॉमन निकाल लो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो ये हो जाएगा के क्यू, ऊपर क्या जाएगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का। अब ये चीज क्या हो जाएगी? देखो ये खोलोगे तो कितना आएगा? ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ये क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, माइनस माइनस खुलेगा ये
इसके आगे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 4r(l) डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इट इज r माइनस एल इंटू आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये r माइनस एल और r प्लस एल का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उसका भी क्या है होल स्क्वायर, और आई का तो तुम्हारा चल ही रहा है, ठीक है। अब ये बताओ अगर तुम इसका एक ही स्टेप रटने जाओगे तब तो हो गया काम, तब तो भूलोगे ही भूलोगे, तुम सब कुछ रटने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। तो वो कोशिश करो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम्हें कहीं जाना है, मान लो तुम्हें अपने स्कूल ही जाना है, तुम्हें पूरा रास्ता नहीं पता, पर तुम्हें पता है कि अगर मैं लाल बत्ती भी चला जाऊंगा तो वहां से मैं लेफ्ट लेकर मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा, तो लाल बत्ती तक का रास्ता तो मुझे पता है ना, बस ये याद करो कि मुझे लाल बत्ती तक पहुंचना, उसके बाद लेफ्ट लेना है, वही चीज है। तुम पूरा डेरिवेशन याद करने की कोशिश मत करो, स्टेप में याद करो कि पहले मेरे को डायग्राम प्लॉट करना आना चाहिए, ये r माइनस एल होगा, ये r प्लस एल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वेक्टर सम होगा, बस इतना ही याद करना है। अगर इसके नीचे का आता है, कंडीशन ये है इसके नीचे की मैथ्स आती है, सो मैथ सॉल्व करना आता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा k 4q(r)l, यहाँ क्या बच गया, नीचे क्या बच गया, यहाँ बच गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये क्या हो जाएगा, ये q, एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ q इंटू 2l, और r को मैं बाहर ले लेता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ q इंटू 2l क्या बनाता है, डायपोल मोमेंट p, तो ये हो गया 2kp, है ना। अच्छा इसके आगे आई कैप भी था तुम्हारा, देखो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा, डायपोल मोमेंट किधर से किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट तो आई कैप की डायरेक्शन में ही है ना। तो मैं सीधा ले सकता हूँ जो इसके साथ आई कैप होगा q2l आई कैप, ये सीधा क्या बना दो तुम्हारा p वेक्टर इंटू r। अब देखो नीचे r स्क्वायर, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, r स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस एल स्क्वायर बाय इस पूरे का, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इट इज 2kp r की पावर 4, है ना। और ये अच्छा एक बार बताओ, मैंने बोला था इफ r इज मच मच ग्रेटर देन l, तो तुम्हारा l बाय r अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होगा 0, तो ये l स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, तो ये जाएगा r स्क्वायर की पावर स्क्वायर मतलब r की पावर 4, तो ये नीचे और ऊपर एक और चीज क्या मल्टीप्लाई है r, तो फॉर्मूला क्या आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2kp बाय r क्यूब। पूरा याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत टफ है, पर अगर 2-3 स्टेप याद है। अच्छा ये बताओ, इस स्टेप के बाद मैंने कहीं पर फिजिक्स लगाई है, इस स्टेप के बाद तो फिजिक्स लगी ही है, वो मैथ्स थी। अगर तुमने यहाँ पर p वेक्टर लिख दिया है तो नहीं लगाना। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया नेट, आया समझ। मतलब अगर p इधर की साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की साइड आएगा। आगे बढ़ो, अब नेट डेरिवेशन कौन सी है, देखो लिखा है ना की पॉइंट्स टू रिमेंबर द डेरिवेशन, क्या क्या पॉइंट्स है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2, फाइंड नेट वेक्टर एडिशन, टेक अप्रोक्सीमेशन ऑफ r इज मच मच ग्रेटर देन l, बस ये अप्रोक्सीमेशन याद रखनी है, बाकी तुम डिराइव कर लोगे। फिर से बोल रहा हूँ, डिराइव तभी होगा जब मैथ्स करनी ढंग से आती है, ईच एंड एवरी स्टेप। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। आप इसके डेरिवेशन कैसे करोगे, ये थोड़ा सा मतलब बस मैथ्स ज्यादा है, तो इसको अभी इसमें भी उतनी है जितनी इसमें थी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हो गया, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऐसे, है ना। अगर ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस भी l है, और ये पॉइंट यहाँ से r डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा √r² प्लस, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा √r² प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, -q और q है ना। अब -q, अब देखो नेगेटिव चार्ज के क्या होता है, टुवर्ड्स होता है, वे होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज से तो माइनस क्यू किधर आएगा, और अलाउंड द लाइन जॉइनिंग आना चाहिए, और इससे अब सिंपल बताओ, वेक्टर सम ही तो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू आएगा और द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू आएगा, सही तो है, यहाँ पर भी कर लेता हूँ भाई, है फंसा नहीं पाओगे। चलो देखो, जो नेट वेक्टर एडिशन आएगा, देखो इस प्लस क्यू का एक बार बताओ, अगर मान लो ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ऊपर हुआ ये होगा ई कॉस थीटा और ऊपर वाला होगा, ऐसे ये एंगल भी थीटा होगा, तो नीचे वाला जो होगा, जो ई ड्यू टू माइनस क्यू किसी भी दो कंपोनेंट होंगे, वो होगा ई कॉस थीटा और दूसरा होगा एक होगा ई कॉस थीटा, दूसरा होगा ई साइन थीटा। अब ये बताओ प्लस क्यू की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू वो कितना होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो होगा के क्यू, डिस्टेंस कितना प्लस क्यू की वजह से, ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस उसका होल स्क्वायर करूंगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू ये क्या आएगा, के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो अभी, क्यू वो भी आर स्क्वायर प्लस, तो मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या आएंगे, सेम आएंगे, तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और ई कॉस थीटा प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो ई नेट आएगा, क्या वो 2 ई कॉस थीटा होगा। अच्छा अगर थीटा लिया किसको गया, थीटा लिया गया इसको, देख रहा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यहाँ से कॉस थीटा को क्या ले सकते हो तुम, अगर इस ट्रायंगल से बात करूँ तो इस ट्रायंगल से तुम कॉस थीटा को ले सकते हो, इट इज कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय, तो कॉस थीटा इज एल बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ू। अब तुम्हारा जो ई है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है, वो था तुम्हारा के क्यू आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, और कॉस थीटा क्या है, इट इज एल बाय आर स्क्वायर पर एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये क्या हो गया, इट इज 2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/, ठीक है। अब यहां से एक बार बताओ, ये लिख सकता हूं मैं, अच्छा एक बार बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया है, अगर मैं वेक्टर वाइज देखूं तो यहाँ पर मैं एक चीज लगाना भूल गया, इट इज टुवर्ड्स माइनस आई कैप, ध्यान से देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया है, डायपोल मोमेंट इधर की साइड है माइनस से पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया है, अपोजिट, तो ये क्या हो गया माइनस आई कैप, है ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ देखो एक सेकंड, अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि माइनस आई कैप लगा हुआ है यहाँ पर, नीचे आ रखा है तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, एक बार बताओ Q इंटू 12 क्या बना देगा तुम्हारा, डायपोल मोमेंट, और माइनस आई कैप को मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज नथिंग बट माइनस के पी, जो डायपोल मोमेंट है उसका अपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस लगा रखा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, ठीक है, आगे बढ़ू। अब सेम चीज माइनस के पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/, अब इसमें से क्या होगा, इसमें तुम आर स्क्वायर क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के पी आर स्क्वायर तुमने कॉमन निकाल दिया, तो इट इज 1 + एल स्क्वायर बाय इस होल की पावर, अब सेम अप्रोक्सीमेशन कि इफ आर इज मच ग्रेटर देन, तो
एल बाय आर क्या होगा, तो एल इसका होल स्क्वायर क्या होगा। आ गई, आगे बढ़ू तो तुम्हारी एक डेरिवेशन क्या है एक्सियल पॉइंट में, एक दूसरा कौन सा पॉइंट है, एक एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे डेरिवेशन क्या है तुम्हारी ई नेट की, 2kp, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट कैसे डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट भी, और यहाँ पर क्या है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, समझ आया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो टॉर्क है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल, कोई भी एक डाइपोल का सिस्टम अगर मैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो उसको टॉर्क, हाँ पी साइन थीटा, पी क्रॉस ई। अब सबसे पहले तुम्हें वो करने से पहले देखो मैंने कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर में ही कर रखा है, ये मैंने लिख के इसलिए दिया ताकि तुम खुद बनाना सीखो। कैसे करा हमने इस डेरिवेशन को, जो इक्वेशन पे था ड्यू टू प्लस क्यू माइनस क्यू, जैसे तुम्हें लिखना आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो डायग्राम सही से बनाना आना चाहिए, है ना। उसके बाद टेक वेक्टर कंपोनेंट्स ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, ऐड वेक्टरली, मतलब वेक्टरली का करने का मतलब है कि वाई कंपोनेंट वाई में ऐड होगा, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होगा, एल बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एक अप्रोक्सीमेशन लिया आर इज मच मच ग्रेटर देन एल। पूरे में ये बताओ इसके अलावा कुछ था, जो भी स्टेप था वो क्या था, मैथ्स थी, ठीक है। अब बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड करना है ना। अब समझने की कोशिश करना, इससे पहले ना मैं तुम्हें एक चीज पढ़ा दूं, टॉर्क। टॉर्क पता है क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो जिस एक्सिस पे रोटेट करेगा, अगर मैं इसमें इधर की साइड फोर्स लगाता हूँ तो किधर से घूमेगा, इधर की साइड, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना। अब इस फोर्स के कारण क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, फोर्स का यही इफेक्ट क्या होता है, टॉर्क। तो ये इमेजिन हो पाता है ना, ये इमेजिन हो पाता है, क्यों, क्योंकि तुमने रियल लाइफ में देखा है ये रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज आर क्रॉस, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप समझने की कोशिश करना, आप समझो, बस इधर ध्यान दो। तुम्हारा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब देखो बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात बताओ, क्या कोई चार्ज, पहली चीज तो ये है, अगर कोई चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसे मैंने कोई एक्सटर्नल चार्ज रख दिया, समझने की कोशिश करना, खुद की बुराई खुद को नहीं दिखती है, खुद की बुराई खुद को नहीं दिखती है। जैसे तुम रेगुलर नहीं आते, तुम्हें नहीं दिखता, ठीक है, खुद की बुराई खुद को नहीं दिखती है। तो वैसे ही बता रहा हूं मैं कि खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और की होगी, फोर्स क्यू पे लगेगा, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू ई। अब समझने की कोशिश करना, अगर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, अब देखो इस चार्ज क्यू पे फोर्स किधर की साइड लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे इन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट लगता है। तो इस क्यू चार्ज में इधर की साइड लगेगा और इस माइनस क्यू पे अपोजिट लगेगा। फोर्स इधर आ गया, इस पे फोर्स इधर आ गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया। अच्छा नेट फोर्स 0 क्यों हुआ, क्योंकि क्यू यहाँ पर ई क्या दोनों के अंदर सेम, अगर ई अलग होगा तो नेट फोर्स 0 पाएगा, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस के अंदर ये 0 नहीं, फोर्स 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे अलग अलग होगी, और यूनिफॉर्म में क्यों 0 हो गया, क्योंकि दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम है, नेट फोर्स क्या हो गया 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब टॉर्क की बात करते हैं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस पे फोर्स किधर की साइड लग रहा था, इधर, कितना था वो क्यू इंटू, और इस पे फोर्स किधर लग रहा था,
इधर ये कितना था, ये लो थीटा। सबसे पहले ये बताओ कि ये देखो, ये हो गया हमारा एल वेक्टर और ये हो गया फोर्स, ठीक है। दोनों में एंगल बन रहा है थीटा। कैसे बता सकते हो, ये देखो ये एंगल थीटा है, अगर वेक्टर में एंगल निकालना हो तो क्या कर दो, उसको शिफ्ट कर दो, तो ये एंगल तुम्हें थीटा ही मिलेगा, ठीक है। तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या है तुम्हारा एल और एफ क्या है क्यू ई इंटू साइन थीटा। अच्छा एक और चीज ये समझने की कोशिश करना, ये टॉर्क घुमा किधर की साइड रहा है। देखो हम हमेशा क्या करते हैं, आर क्रॉस एफ है तो आर की साइड हाथ रखते हैं और एफ की साइड, तो आर ऐसे है और एफ ऐसे है, तो घुमा कैसे रहा है, ऐसे। मतलब इस डंडे को कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऊपर वाला फोर्स इधर की साइड, और जो ये वाला फोर्स है, अच्छा ये कैसा है, क्लॉकवाइज, कैसा है, क्लॉकवाइज, है ना। और इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, देखो ये माइनस क्यू है, ये नीचे आर है क्रॉस एफ, तो ये भी कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को कैसे ले सकता हूं मैं, क्लॉकवाइज इज लाइक प्लस के क्या दे देता हूं, और एंटी क्लॉकवाइज को मैं, तो टॉर्क में दो, एक तो ऊपर वाली फोर्स की जिससे टॉर्क आ रहा है उसको ले लेता हूं, वो कितना होगा, वो होगा एल क्यू ई साइन थीटा और डायरेक्शन हो गया ठीक है। और दूसरे जो टॉर्क आएगा वो होगा एल क्यू ई साइन थीटा, डायरेक्शन हो गया उसका भी ठीक है। तो टॉर्क नेट होगा वो क्या होगा, टाउ वन प्लस टाउ टू, ठीक है। टाउ वन क्या हो गया, ये हो गया, अब देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, के कैप है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पर ये Q इंटू ये क्या हो गया, पी ई, आज इसमें दो ऑप्शन आते थे, तो P क्रॉस ई कर लो या E क्रॉस P कर लो, तुम करोगे P क्रॉस E। रीजन क्या है उसका, समझने की कोशिश करना। देखो माइनस एल टू एल होता है, यहाँ पर माइनस क्यू टू क्यू होता है डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। अब P क्रॉस E करो, P और E कैसे है, देखो P ऐसे है और E ऐसे है, तो P क्रॉस E करोगे तब तुम्हें डायरेक्शन क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा ठीक है, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ो। इसमें भी दो केस थे, एक था स्टेबल यूनिफॉर्म में एफ नेट जीरो होता है और टॉर्क नेट तो किसी में भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट पे एक ही सेम डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, तो प्लस ही होगा। अगर मुझे जीरो करना है तो कम से कम वो अपोजिट होने चाहिए और वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब जाके क्या हो सकता है, जीरो। तो ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं किसी बॉडी पे कहता हूँ कि फोर्स जीरो, तब तो दो फोर्स एक्ट कर रही है, तो दोनों फोर्स को किधर एक्ट करना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, तब पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर दोनों ही सेम में अगर कर रही है तो पॉसिबिलिटी तो जीरो है कि कभी भी नेट फोर्स क्या हो पाए, जीरो। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो यूनिफॉर्म में एफ नेट जीरो, टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन यूनिफॉर्म में एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो पर टॉर्क नेट। अच्छा एक और बात बता देते हैं मैंने, टॉर्क कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो तो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू पी एंड टॉर्क इज आल्सो परपेंडिकुलर टू, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो है और इस पॉइंट पे भी नेट फोर्स क्या है, बट अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा आगे पुश करूँ तो ये अपने इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर मैं इसको पुश करूँ तो अपने इक्विलिब्रियम पे वापस आएगा, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये है। तो ऐसे डायपोल के अंदर है कि मान लो एक केस है ऐसा कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डायपोल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ऐसे और तुम्हारा डायपोल है ऐसे, अगर तुम थोड़ा सा भी इसको घुमाते हो, इलेक्ट्रिक अपने डायपोल को घुमा के मान लो ऐसे कर देते हो, ठीक है, थोड़ा सा घुमाते हो अपने डायपोल को, ऐसे कर देते हो, तो अब क्या होगा, डायपोल पे टॉर्क तुमने क्या करा है, तुमने उसको उल्टा घुमाने की कोशिश करी, ऐसे घुमाने की कोशिश करी ऊपर की साइड, इसमें टॉर्क किधर लग रहा है, P क्रॉस E, मतलब टॉर्क इसको किधर घुमाने की कोशिश करेगा, वापस। तो मैंने इसको डिस्टर्ब करा पर टॉर्क इसको क्या कर रहा है, वापस करने की कोशिश कर रहा है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा ये, स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एंगल बिटवीन E एंड P इज जीरो। पर अगर 180 होगा ना, तो अगर तुम उसे डिस्टर्ब करते हो तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, वापस नहीं ला पाएगा वो, आया समझ। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस ले आएगा, अनस्टेबल में वापस। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब P एंड E के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। अनस्टेबल कब होगा, अब देखो, अब बुद्धि समझने की कोशिश करना, बच्चे कहाँ बात खाते हैं, बच्चे ना कोरिलेट नहीं कर पाते। अब यही चीज मैं पढ़ाऊं कि मान लो
उसमें भी पढ़ते हो तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना, याद है, वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। वहां पर भी स्टेबल अनस्टेबल कैसे होता है कि अगर एंगल जीरो है, अगर एंगल जीरो है तो स्टेबल होगा, एंगल 180 है तो अनस्टेबल होगा, सेम चीज होती है वहां पर भी, ठीक है। बट द थिंग है, जिसको ये चैप्टर क्लियर है तभी वहां पर लिंक कर पाएगा। आ रहा समझ? आगे बढ़ो। अब गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। गॉस लॉ क्या बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। समझने की कोशिश करना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। अब मैंने बताया कि मान लो ये एक गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस रियल हो सकता है इमेजिनरी, दोनों हो सकता है। समझने की कोशिश करना। मान लो एक गॉसियन सरफेस है और मीडियम है एयर, तो Q1 Q2 Q3 इनक्लोज चार्ज है, Q4 Q5 बाहर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, E डॉट ए, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट ए, लिंकेज, लिंक करना आना चाहिए बस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था E डॉट ए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सभी चार्जेस की वजह से आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E1 E2 E3 E4 E5 डॉट ds, है ना। अब फाइंड आउट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सबकी वजह से आएगा, पर चार्ज इनक्लोज किस वजह से होगा, जब मैं फ्लक्स निकालूंगा टोटल, उसमें चार्ज कौन सा लूंगा, सिर्फ इनक्लोज, तो Q1 Q2 Q3। ये समझ आ गया, ये है गॉस लॉ, ठीक है। ये क्यों जरूरी था, क्योंकि मुझे डेरिवेशन करनी है। इसकी डेरिवेशन कैसे करवा रखी है गॉस लॉ के, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे होगी, तो इस Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे ऐसे जाएगा, एरिया वेक्टर क्या हुआ, एरिया वेक्टर भी 3D में, अगर मैं तुम समझने की कोशिश करो, चलो एक और डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो अब ये एक 3D डायग्राम है स्फीयर का, अब समझने की कोशिश करना। जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो, तो वो ऐसे ऐसे जाएगा एरिया वेक्टर, यहाँ से भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, और यहाँ से भी कैसे होगा, ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी कैसे होगा, ऐसे ही। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू बेशर्मो पैरेलल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू थीटा, कितना होगा बेटा, 0। देखो फाइनाइट है ना, फाइनाइट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करना। मैं एक छोटे से एरिया पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ डीए, तो वो होगा ए डॉट डीए, तो ये होगा ए डीए कॉस थीटा, मतलब कॉस 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना है, बहुत छोटा सा फ्लक्स है, मुझे पूरा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट। अच्छा ये हो गया ए डीए कॉस 0 इज 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, क्योंकि पूरे पॉइंट पे r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर भी k क्यू बाय r स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी k क्यू बाय r स्क्वायर होगा, वहां पर भी k क्यू बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लूंगा, अंदर क्या बच जाएगा। अब बताओ डीए का इंटीग्रेशन करो पूरे एरिया पे, डीए क्या छोटे छोटे एरिया का सम, तो पूरे का एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना आता है, 4 बाय, शर्म नहीं आई, 4 पाई r स्क्वायर होता है, वो तो वॉल्यूम होता है। कैसे फंस जाते हो, 2 मिनट में फंस जाते हो, ठीक है। अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इट इज k क्यू बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या आ गया, यहाँ बच गया k क्यू इंटू, और k को क्या ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कुछ आता हुआ दिख रहा है, 4 पाई जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ क्या बच गया, q बाय, यही तो होता है लॉ में, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, इससे पहले एक पॉइंट समझना पड़ेगा। मान लो एक लाइन है, लाइन पे पूरे चार्ज है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दैट इज q बाय l, और उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dq बाय dl। तो तुम्हारा dq क्या होगा, लैम्डा इंटू, अगर तुम्हारा जो चार्ज है वो एरिया पे हो तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा, इट इज q बाई a, और dq बाय
तो तुम्हारा डी क्यू क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू डी ए। और अगर तुम्हारा पूरे वॉल्यूम के अंदर है, यहाँ पर क्या होगा रो, वो क्या होगा क्यू बाय वॉल्यूम या डी क्यू बाय, तो तुम्हारा डी क्यू क्या होगा रो इंटू, समझ आया? अब समझने की कोशिश करना, लैम्डा को क्या बताया मैंने, क्यू बाय एल, तो क्यू क्या होगा लैम्डा इंटू एल, है ना। मैं ये कह रहा हूँ पूरे लाइन के ऊपर चार्ज है, गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, नहीं सिमेट्रिकल बनाना होता है ना, वैसे इसका सिमेट्रिकल नहीं होगा ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये 3D के अंदर होगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा एरिया वेक्टर भी कैसे होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर भी कुछ यहाँ पर ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो मैं लेंथ ले रहा हूँ, ये लेंथ मान लो, चलो एल ही ले लो, ठीक है, और जो डिस्टेंस है ये, इसको ले लेते हैं आर, ठीक है, उससे तो वैसे भी कोई काम नहीं है। अच्छा मैं फ्लक्स निकाल लूँ इससे, फाई नेट गॉस लॉ से, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, नेट इंक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो फाई नेट क्या होगा, क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इंक्लोज चार्ज कितना है, इंक्लोज चार्ज है लैम्डा इंटू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स निकालने का एक और तरीका है कि मैं इंडिविजुअली हर सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालूं, है ना। तो यहाँ पर 3 सरफेस है, 2 सरफेस तो ऐसे है, एक सरफेस ऊपर है, सॉरी इसका, इसके ऊपर यहाँ पर एक, देखो ना इस पूरे पे एक एरिया ऊपर होगा इसका, एक एरिया नीचे होगा और एक एरिया साइड में होगा, 3 एरिया है, एक कर्व सरफेस एरिया, एक ऊपर वाला एरिया, एक नीचे वाला एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो हमेशा ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा ऐसे। तो जो कर्व सरफेस एरिया है उससे तो 0 डिग्री एंगल बना रही है, बट ऊपर वाले और नीचे वाले एरिया के उस पर कितना बना रही है, 90 डिग्री। तो उसके से फ्लक्स कितना आएगा, तो सिर्फ साइड वाले से निकालूंगा, तो वो कैसे करूंगा, समझ रहे हो, फाइनल जो होगा वो होगा ई डॉट ए वन प्लस ई डॉट ए टू प्लस ई डॉट, तुम्हारा इसके जैसे 0 और इसके जैसे 0 है, क्यों 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या परपेंडिकुलर। हाँ हाँ देना, दिखाना पड़ेगा बिल्कुल। एरिया जो होगा, अच्छा ये बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। अच्छा मैं यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, ई डॉट डी ए कर लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, बाहर आएगा, मेरा एरिया कौन सा होगा, कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर डी ए, पूरा का एरिया कितना होगा, ये होगा 2 पाई आर इंटू एल, और फ्लक्स नेट किससे इक्वल आया था, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो तुम यहाँ पर एल से एल काट दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा, नीचे क्या आ गया 2 पाई आर या फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, मैं क्या कर सकता हूँ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, तो ऊपर क्या ये हो गया 2 लैम्डा 2, देखो नीचे बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है के लैम्डा, ठीक है, नीचे आर, आर है ना नीचे, तो ये कितना हो गया 2 के लैम्डा बाय, ठीक है। अच्छा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, अब मालूम है ग्राफ नहीं बताता तो इतनी बुद्धि नहीं होती बच्चों में कि मैं खुद फॉर्मूला देख के बना लूं, सर ने नहीं बताया तो मुझे क्या आता होगा, हाँ ये बंदा है, ये अब स्ट्रेट लाइन बंदा है। आप सुनो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट।
पूरी चार्ज शीट मतलब ये पूरी सरफेस है। इस सरफेस से मैंने ये गॉसियन सरफेस लिया है जिससे पास हो रहा है। अब समझने की कोशिश करना, ये एरिया है, बस इतने से देखो, बस इतने से एरिया से क्या है हमारा गॉसियन सरफेस पास हो रहा है। तो समझने की कोशिश करना, तो इतने से एरिया के अंदर हमारा चार्ज कितना होगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर, तो जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा इंटू ए। तो जो फ्लक्स आएगा वो आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी 3 सरफेस है, एक सरफेस है ये वाली, एक सरफेस है ये वाली, और एक है कर्व सरफेस। एक बार बताओ, जो तुम्हारी कर्व सरफेस है उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या है 90 डिग्री पे, तो 3 एरिया में से एक कर्व सरफेस वाला उसमें से 0 हो जाएगा, क्योंकि किस पे है। बाकी अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इससे एरिया इधर की साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की साइड है, तो एंगल कितना हुआ 0। और ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड है और एरिया पे किधर की साइड है, तो एंगल कितना हुआ 0। और फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगा यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा ई ए कॉस 0, यहाँ पर भी क्या होगा ई ए कॉस 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि इट विल बी इक्वल टू 2 ई ए कॉस 0। कॉस 0 इज 1, ए से ए कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल क्या होता है, जो भी चार्ज होगा सरफेस पे होगा, आउटर सरफेस पे, अंदर पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो एक बार बताओ, अगर मैं अंदर गॉसियन सरफेस बनाऊं तो उसमें कोई चार्ज होगा, नहीं होगा। जब चार्ज नहीं होगा क्यू इनक्लोज क्या होगा 0। अगर क्यू इनक्लोज 0 तो फ्लक्स कितना आएगा 0। अच्छा गॉसियन सरफेस है तो एरिया होगा, एरिया तो होगा क्योंकि सरफेस मैंने बनाया है। तो अगर फ्लक्स 0 है, और फ्लक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इनटू कॉस थीटा, तो इनमें से कुछ 0 होना चाहिए, एरिया तो 0 नहीं है, तो क्या 0 होगा इलेक्ट्रिक। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनसाइड का तुम देखोगे, इनसाइड के हिसाब से चलेगा, जो तुम पॉइंट ले रहे हो वो पॉइंट वो डिस्टेंस रेडियस से क्या होनी चाहिए कम। अगर मान लो 5 सेंटीमीटर रेडियस है, मैंने पॉइंट बोल दिया 3 सेंटीमीटर पे है, तो वो इनसाइड पॉइंट होगा आउटसाइड पॉइंट होगा, इनसाइड पॉइंट है ना। अब इनसाइड पॉइंट का मतलब क्या है, इनसाइड पॉइंट का मतलब ये है कि वो इनसाइड लाई करेगा और अंदर चार्ज क्या है 0। अगर चार्ज 0 है तो फ्लक्स कितना आएगा 0, मतलब ए डी एस क्या आने वाला है 0। ये कब हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर या इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज। अब है आउटसाइड पे, आउटसाइड मतलब बाहर वाला। अब मैं जो आर ले रहा हूं वो रेडियस से क्या है बड़ा है। और एरिया देखो समझने की कोशिश करो, यहीं पे समझा दो। चलो देखो मैंने क्या करा है, ये है ना, इसको गॉसियन सरफेस लिया पूरा, इससे एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज कैसे होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जो चार्ज है इस पे उसके से कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइक दिस, यहाँ पर ऐसे। तो पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर मैं ए ds का इंटीग्रेशन करूं तो ये किससे इक्वल आएगा, क्यू इंक्लोज्ड। इंक्लोज चार्ज कितना है इस पर, जितना भी चार्ज है सारे इंक्लोज है इस बार। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक। हाँ q इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना फॉर्मूला गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन। अब तुम्हारा यहाँ पर ds क्या है, ds क्या है पूरे एरिया का, पूरा एरिया। और पूरा एरिया कितना होता है 4 पाई। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय kq बाय। क्या तुम ये देख पा रहे हो कि kq बाय r पर ये वही फॉर्मूला आ गया कि मैं पूरे चार्ज को सेंटर में मान लूं, उससे r डिस्टेंस में निकालूं, है ना। एक और डेरिवेशन। चलो तब आप चैप्टर 1 के साइड डेरिवेशन खत्म।